हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस मेजर का कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इसकी यूनिट 5 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस मेजर में कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यूनिट 5 जो है इसमें हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में कि चाइना जो कंट्री है वहाँ पर राजनीतिक परंपराएं कैसी है, संवैधानिक विकास वहाँ पर कैसे हुआ, वहाँ की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ पर चुनावी प्रणाली क्या प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अगर हम चीन की राजनीतिक परंपराएं देखें तो चाइना में हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि चाइना एक पक्षीय देश है। ठीक है, जहाँ पर हमको वन पार्टी सिस्टम यानी कि एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, चाइना में एक ही राजनीतिक दल है जो कि हर बार चुनाव में जीतता है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पर वो ही सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है, प्रभावशाली है। ठीक है, एंड सारी शक्तियाँ कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही निहित हैं। तो इसीलिए चाइना जो है वो एक दलीय प्रणाली पर आधारित देश है, वहाँ पर एक पक्षीय प्रणाली हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब कि समाजवादी देश है, जहाँ पर समाजवाद की अवधारणा का पालन किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। ठीक है, आइए हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं चीन की राजनीतिक तंत्र की। तो पहला आता है कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में हमको एक ही राजनीतिक दल देखने को मिलता है जिसने सत्ता पर अपना कब्जा जमा रखा है। वो जो राजनीतिक दल है वो है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, अब ये जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पार्टी राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में केंद्र बिंदु होती है। सारे मुख्य महत्वपूर्ण निर्णय फैसले कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही लिए जाते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तथा प्रधानमंत्री की, तो हमारी कंट्री में, भारत में, जो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की भूमिका है वही हमको चाइना में भी देखने को मिलती है। चीन का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा तय किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो राष्ट्रपति के नियुक्ति में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन बनेगा इसमें मुख्य भूमिका हमें कम्युनिस्ट पार्टी की देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा की जाती है। ठीक है, चाइना में जो संसद है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। अब अगर हम नेशनल पीपल कांग्रेस की बात करें तो ये चीन की सबसे बड़ी तथा उच्चतम विधायिका है। जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है, संसद है, वो सबसे ऊंची विधायिका है। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा हमारी कंट्री में जो संसद है इसको नेशनल पार्लियामेंट कहा जाता है या फिर नेशनल लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विधायिका, संसद को राष्ट्रीय विधायिका कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में जो संसद है ये उच्चतम विधायिका है। वैसे ही चाइना में हमको उच्चतम यानी कि सबसे ऊपर जो विधायिका देखने को मिलती है वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, आप एनपीसी को, नेशनल पीपल्स कांग्रेस को, एक तरीके से संसद ही मान सकते हैं चाइना की। ठीक है, इसके सदस्य हर 5 साल में चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, वैसे ही वहाँ पर हमको इलेक्शन हर 5 साल में देखने को मिलते हैं एनपीसी के। ठीक है, एनपीसी का मुख्य कार्य कानून बनाना तथा पार्टी के निर्णयों को मंजूरी देना होता है। अगर हम बात करें स्टेट काउंसिल की तो ये कार्यकारी अंग होता है जो कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को नियंत्रित करता है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कार्यकारी अंग है वो ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, वैसे ही वहाँ पर स्टेट काउंसिल होती है जो कि सरकार के अलग अलग मंत्रालयों तथा विभागों में कार्य करती है, उनको नियंत्रित करती है। ठीक है, इसका नेतृत्व जब वो प्रधानमंत्री यानी कि इसकी जो लीडरशिप है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको जो आर्मी देखने को मिलती है उस आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया की जो आर्मी है
वो किसके अंडर कार्य करती है? प्रेसिडेंट के अंडर। ठीक है। ऐसे ही अगर हम चाइना में देखें तो चाइना में जो आर्मी है उसको पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए कहा जाता है। एंड इस पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण देखने को मिलता है। ठीक है। इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता के हाथों में होता है, ना कि सरकार के प्रमुख के हाथों में। ठीक है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता होगा वो ही वहाँ पर सैन्य नियंत्रण करता है, वो ही वहाँ पर सेना को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगर हम वहाँ पर न्यायपालिका की बात करें तो चीनी न्यायपालिका का कार्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करना होता है। ठीक है। हालांकि न्यायपालिका में स्वतंत्रता की कमी वहाँ पर देखी जाती है। न्यायालयों में पार्टी के विचारों का पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है। चीन में हमको मीडिया तथा इंटरनेट पर सेंसरशिप भी देखने को मिलती है, मतलब कि वहाँ पर प्रेस इंडिपेंडेंस नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में, हमको प्रेस इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। जबकि चाइना में हमको मीडिया तथा इंटरनेट पर सेंसरशिप देखने को मिलती है, मतलब कि मीडिया तथा इंटरनेट पर जो भी सरकार से संबंधित चीज़ें दिखाई जाएगी, जो भी कंटेंट दिखाया जाएगा, गवर्नमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए वो कंटेंट। ठीक है। मतलब कि चाइना में जो मीडिया है या फिर जो इंटरनेट है वो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात नहीं दिखा सकता जो कि सरकार के विरोधी हो। ठीक है। उनको जो भी दिखाना होगा मीडिया के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए वो सरकार के पक्ष में ही होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी मीडिया का साधन या इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कुछ भी बात बोलता है या कोई भी चीज़ दिखाता है तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर सेंसरशिप हमें देखने को मिलती है। सरकार तथा कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ वहाँ पर कोई भी असहमति या आलोचना नहीं कर सकता। ठीक है। ना ही सार्वजनिक रूप से दिखा सकता। ये जो प्रणाली है ये एक पार्टी शासित राज्य के रूप में कार्य करती है, जहाँ पर अधिकांश निर्णय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है। जितने भी निर्णय वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही मेजरली लेती है। अगर हम चीन के राजनीतिक इतिहास को देखें तथा इसकी प्राचीन राजनीतिक परंपराओं को देखें तो हमें वहाँ पर पता चलेगा कि चाइना जो है वो एक लंबे समय तक राजतंत्र तथा साम्राज्य के रूप में स्थापित रहा। ठीक है। प्राचीन काल में जो चाइना था वहाँ पर राजतंत्र देखा जाता था। ठीक है। अब वहाँ पर क्या क्या राजनीतिक परंपराएं थी जो कि उस टाइम पर प्रसिद्ध थी, पॉपुलर थी, आइए देखते हैं। पहला आता है कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है। यानी कि कन्फ्यूशियनिज्म। तो अगर हम कन्फ्यूशियसवाद को देखें तो ये चीन की राजनीतिक परंपरा के रूप में जानी जाती है। ठीक है। प्राचीन काल में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। कन्फ्यूशियसवाद जो है ये और कुछ नहीं है बल्कि कन्फ्यूशियस के विचारों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। कन्फ्यूशियस एक व्यक्ति था, उसके जो भी विचार थे समाज को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर, नैतिकता को लेकर, उन सारे विचारों को ही कन्फ्यूशियसवाद का नाम दिया गया। ठीक है। राजा तथा शासक की इसमें जिम्मेदारियों को बताया गया था। कन्फ्यूशियसवाद जो था इसमें ये कहा गया कि जो राजा है या फिर जो भी व्यक्ति शासक होगा उसको अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। ठीक है। इसके अनुसार शासक को मांगलिक तथा न्यायप्रिय होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूशियसवाद की जो विचारधारा थी ये शासक को नैतिक बनाने पर जोर देती है। इसमें कहा गया कि शासक जो है वो जितना ईमानदार होगा उतना वो अपनी प्रजा का विश्वास जीत पाएगा तथा उतने लंबे समय तक वो शासन कर पाएगा। एंड अगर वो चाहता है, अगर राजा चाहता है कि उसकी जनता जो है वो प्रसन्न रहे, कभी भी उसके खिलाफ विद्रोह ना करे, बगावत ना करे, तो राजा को ईमानदारी से अपना शासन करना चाहिए, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए तथा न्याय करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दंड प्राप्त करने योग्य कार्य करता है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है। तथा अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार भी देना चाहिए ताकि लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि उनको अच्छा कार्य करना चाहिए, ना कि गलत कार्य। ठीक है। इसके अलावा मैंडेट ऑफ हेवन का भी विचार उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा चाइना में। ठीक है। मैंडेट ऑफ हेवन की अगर हम बात करें तो ये जो विचारधारा थी इसमें कहा गया था कि जो शासक होता है वो स्वर्ग का
आशीर्वाद लेकर पैदा होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति शासक बनता है, क्योंकि उस टाइम पर मोनार्की थी, राजतंत्र था, तो क्या होता था, एक व्यक्ति जो भी शासक बना है उसी व्यक्ति की फैमिली में जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा वो ही अगला राजा बनेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर राजतंत्र देखा गया था। एंड वो जो राजतंत्र की विचारधारा थी उसी को प्रबल करते हुए ये मैंडेट ऑफ हेवन की विचारधारा वहाँ पर आई। मैंडेट ऑफ हेवन की जो विचारधारा थी इसमें कहा गया था कि जो भी शासक होता है उसको स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि हेवन के जो गॉड्स है, डेमी गॉड्स है, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग उसे प्राप्त होती है, तथा अगर वह अच्छा शासन नहीं करता है तो स्वर्ग उसकी सत्ता को छीन सकता है। इसे स्वर्ग का आदेश कहा जाता था तथा यह चीनी साम्राज्य की वैधता का आधार था। तो ये कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूशियस के जो विचार थे उसी से रिलेटेड देखने को मिलता है। कन्फ्यूशियस ने भी यही कहा था कि राजा को ईमानदारी से पूरे नैतिकता का पालन करते हुए अपना शासन करना चाहिए ताकि प्रजा प्रसन्न रहे। एंड मैंडेट ऑफ हेवन जो था इसमें भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ पर जोर दिया गया था कि जो राजा है, जो भी व्यक्ति शासन कर रहा है उसको अच्छे से सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हुए, लोगों की समस्याओं का हल करते हुए अच्छे से शासन करना चाहिए। अगर व्यक्ति अच्छे से शासन नहीं करेगा तो स्वर्ग के जो देवता है वो उसकी सत्ता को छीन लेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति शासक बनता है उसको स्वर्ग के देवताओं का आशीर्वाद होता है, स्वर्ग का उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए वो व्यक्ति शासक बनता है। एंड अगर वो व्यक्ति अच्छे से शासन नहीं करेगा तो स्वर्ग उसकी सत्ता छीन लेंगे। एंड ये स्वर्ग का आदेश है जिसमें ये कहा गया है कि जो राजा है उसको अच्छे से शासन करना होगा। ठीक है, तो ये थी मैंडेट ऑफ हेवन की आइडियोलॉजी, विचारधारा। इसके अलावा साम्राज्यवादी शासन भी वहाँ पर लंबे समय तक रहा, जहाँ पर एक ही शासक पूरे देश का शासन करता था। एक ही शासक के पास सारी शक्तियाँ होती थी पूरे देश में शासन करने की तथा मुख्य निर्णय लेने की। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है संवैधानिक विकास, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। चीन में संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं। चीन में जो संवैधानिक विकास था, संविधान का विकास था, वो धीरे धीरे हुआ चरणों में। अलग अलग साम्राज्य के दौरान अलग अलग वहाँ पर संवैधानिक विकास देखने को मिला। तो आइए जानते हैं। पहला, मिंगो किंग साम्राज्य के दौरान हमको संवैधानिक विकास देखने को मिलता है। मिंग तथा किंग साम्राज्य के दौरान चीन में केंद्रीय शासन को मजबूती मिली, मतलब कि ये कहा गया कि पूरे चीन में एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक केंद्रीय शासन होना चाहिए जो कि पूरे चीन में शासन करे। ठीक है, एक केंद्रीय शासन अगर होगा तो चीन की जो व्यवस्था है उसको अच्छे से हैंडल किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या कहा गया कि एक केंद्रीय शासन होना चाहिए जो कि मजबूत होना चाहिए। केंद्र के पास, केंद्र में जो भी व्यक्ति शासन करेगा उसके पास सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, तो ये उसमें कहा गया। ठीक है, इसके अलावा एक प्रशासनिक प्रणाली विकसित हुई ताकि शासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। शाही दरबार में विभिन्न पदों तथा अधिकारियों का निर्धारण किया गया। ठीक है, उसके बाद क्विंग साम्राज्य के दौरान भी हमको संविधान देखने को मिलता है। 1911 में क्विंग साम्राज्य का पतन हुआ तथा चीनी गणराज्य की नींव रखी गई। जब क्विंग साम्राज्य का पतन हुआ, मतलब कि वो डिक्लाइन हुआ, तो चीनी गणराज्य की नींव की तरफ चीन ने कदम रखा। ठीक है, 1912 में डॉक्टर sun yat-sen के नेतृत्व में चीन में रिपब्लिक की स्थापना हुई। रिपब्लिक मतलब कि गणतंत्र, लोगों का तंत्र, जहाँ पर लोग खुद अपने शासक को चुनेंगे, खुद अपने ऊपर शासन करने वाले को नियुक्त करेंगे, तो वो होता है गणतंत्र। ठीक है, तो ये जो गणतंत्र था चीन में, रिपब्लिक था, वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1912 में। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का उदय वहाँ पर देखा जाता है 1949 में। ठीक है, 1949 में चीन में एक नया युग शुरू होता है जब वहाँ पर पहली बार एक पार्टी का निर्माण किया जाता है जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, उसके बाद चीन में संवैधानिक ढांचा धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आया। ठीक है, तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय 1949 में हुआ था। ठीक है, एंड उसी टाइम पर माओ जेडोंग नाम का एक व्यक्ति था
जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की भी स्थापना की। ठीक है, अगर हम संविधान की बात करें तो चीन का पहला संविधान 1954 में लागू हुआ, जो कि उस समय की समाजवादी व्यवस्था को दर्शाता था। ठीक है, 1954 में 1954 में चीन में पहला संविधान जो था वो बना, निर्मित हुआ। ठीक है, एंड वो जो संविधान था जो कि 1954 में बना था, वो पहला संविधान था, ठीक है, चाइना का, जो कि उस समय की समाजवादी व्यवस्था को दर्शाता था। जैसे कि आपको पता है चाइना में समाजवाद है, ठीक है, सोशलिज्म है, एंड वहाँ पर जो पहली बार संविधान बना था वो भी समाजवादी व्यवस्था पर ही आधारित था। ठीक है, इसके अनुसार देश में समाजवादी राज्य की स्थापना की गई तथा शासक वर्ग के लिए एक नई राजनीतिक प्रणाली की भी स्थापना की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो चाइना है, जो देश है, उसको समाजवादी रूप से आगे विकसित किया जाए। ठीक है, उसको समाजवादी राज्य के रूप में मान्यता दिलाई जाए तथा विश्व में उसका और ज़्यादा विकास किया जाए। तो इसी आस में चीन में पहला संविधान बना था 1954 में, जो कि समाजवादी व्यवस्था को उस टाइम दर्शाता था तथा आज भी दर्शाता है। इस प्रकार चीन का संवैधानिक तथा राजनीतिक विकास समय समय पर हमको बदलता हुआ दिखा। आज भी यह देश एक कम्युनिस्ट शासन के तहत संचालित होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी सिद्धांतों का पालन करना है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोसाइटी इन चाइना। ठीक है, चीन के समाज की विशेषताएं। तो चीन का जो समाज है वहाँ पर कैसी हमको व्यवस्था देखने को मिलती है, वहाँ पर सामाजिक तंत्र कैसा है, आइए वो जानते हैं। अभी हमने राजनीतिक तंत्र के बारे में जाना, संवैधानिक स्थिति के बारे में जाना, संवैधानिक विकास के बारे में जाना। अब हम जानेंगे चीन के समाज की विशेषताएं। ठीक है, चीन में समाज कैसा रहा, वहाँ पर समाज में क्या क्या मुख्य चीज़ें हमें देखने को मिलती है, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कृषि प्रधान समाज। चीन की पारंपरिक समाज व्यवस्था जो थी वो कृषि पर आधारित थी। वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो उस टाइम पर खेती करती थी। ठीक है, कृषि करती थी। कृषि आधारित वहाँ पर हमको अर्थव्यवस्था देखने को उस टाइम पर मिली। अधिकतर लोग किसानों के रूप में कार्य करते थे, जीवन यापन करते थे। कृषि कार्य उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा। ठीक है, अगर हम परिवार की बात करें तो चीनी समाज में परिवार को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ज़्यादातर वहाँ पर जॉइंट फैमिली देखने को मिलती थी। ठीक है, संयुक्त परिवार मतलब जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, दादा, उसके बाद उसका पुत्र एंड देन उसका पुत्र, मतलब कि 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर एक साथ रहती हुई हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, वहाँ पर जो पारंपरिक परिवार संरचना थी वो ज़्यादातर संयुक्त परिवार ही देखने को मिलती है, जहाँ पर बुजुर्गों का आदर तथा उनके निर्णयों का भी पालन किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कन्फ्यूशियसवाद की अगर हम बात करें तो ये विचारधारा जो थी इसने चीनी समाज को काफ़ी प्रभावित किया। इसमें समाज के अनुशासन, आचार व्यवहार, रिश्तों की महत्ता तथा पारिवारिक संरचना पर जोर दिया गया। ठीक है, चीनी समाज में अलग अलग सामाजिक वर्ग भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सम्राट तथा उच्च वर्ग, अधिकारी, किसान, कारीगर, व्यापारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अलग अलग वर्ग वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अधिकतर शासक वर्ग के होते थे। ठीक है, जो भी उच्च वर्ग का होता था वो ज़्यादातर शासक वर्ग का होता था। ठीक है, जबकि किसान समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। जैसे इंडिया में समाज में जो सबसे बड़ा वर्ग था वो किसानों का था, वैसे ही चाइना में भी हमें देखने को मिलता है। चाइना में भी किसान जो थे वो समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। ठीक है, इसके अलावा उच्च वर्ग में वो लोग शामिल थे जो कि शासन संबंधित कार्य करते थे। ठीक है, जो कि प्रशासन संभालते थे, वो उच्च वर्ग के लोग होते थे। ठीक है, हमको वहाँ पर धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधाराएं तथा विविधता भी देखने को मिलती है, जैसे ताओवाद, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है, इस तरीके से हमको वहाँ पर धार्मिक विविधता यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, शिक्षा को भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया। पुराने समय में केवल उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, लेकिन समय के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ा तथा यह समाज के हर वर्ग तक पहुँचने लगा। तो इस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलता है हमको शिक्षा के क्षेत्र में विकास। ठीक है,
अनुष्ठान तथा परंपराएं। अब चीनी समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पारंपरिक त्योहार, अनुष्ठान, सांस्कृतिक परंपराओं को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जैसे इंडिया में दिया जाता है। ठीक है, ये परंपराएं समाज की एकता को बढ़ाने के लिए मुख्य मानी जाती थी। ठीक है, तथा सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करती थी। तो इस तरीके से ये जो अनुष्ठान तथा धार्मिक परंपराएं थी, इनका भी एक अलग ही स्थान था चीन समाज में। ठीक है, चीनी समाज में, चाइनीज सोसाइटी में। यह समाज में गहरे संस्कार, धार्मिक विविधता तथा परिवार के महत्व को दर्शाता। अभी तक हमने जाना चीन के समाज की विशेषताएं, कि चीन में कैसा समाज था, सामाजिक तंत्र कैसा था। आइए अब हम जानते हैं चीन की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीन अब एक विकसित देश बनने की कगार पर है। ठीक है, चीन में विकसित औद्योगिकरण है, औद्योगिक उत्पादन वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हुआ है तथा उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक बन गया है, जिसमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र तथा निर्माण सामग्री शामिल है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात पर काफ़ी निर्भर करती है। चीन जो है वो काफ़ी वस्तुओं का निर्यात करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, खिलौने, अन्य उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, जैसे आप हमारी कंट्री में भी देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ख़ास तौर पर खिलौने, बच्चों के जो टॉयज़ आते हैं वो, या फिर जो कलरफुल लाइट्स होती है जो कि दिवाली के टाइम पर ख़रीदी जाती है, उन सब पर क्या लिखा होता है, मेड इन चाइना। इसके अलावा कई ऐसे मोबाइल फ़ोन भी होते हैं, गैजेट्स होते हैं जो चाइना से हमारी कंट्री में आयात किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा ताकतवर बन गई है। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात के क्षेत्र में, निर्यात करने की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है। ठीक है, चीन में इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्र, खिलौने, इन सब का काफ़ी बड़े स्तर पर निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चीन में उपभोक्ता बाजार भी तेज़ी से विकसित हो रहा है, जिसके कारण घरेलू खपत में वृद्धि हो गई है। ठीक है, वहाँ पर हमको कंज्यूमर मार्केट का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे इंडिया में उपभोक्ता बाजार काफ़ी विकसित है, वैसे ही चीन में भी अब उपभोक्ता बाजार विकसित हो गए हैं, जिससे क्या होगा, चीन की जीडीपी बढ़ गई है। क्योंकि अगर उपभोक्ता ज़्यादा होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, अगर डिमांड ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी, तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, एंड सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एंड जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमको चाइना में जीडीपी बढ़ती हुई भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा चीन में मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या भी बढ़ गई है। मिडिल क्लास हाउसेज जो है वहाँ पर अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर अब लो क्लास जो यानी कि जो कम आय वाले वर्ग थे, कम आय वाले जो परिवार थे, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब वहाँ पर मध्य वर्गीय परिवार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमको चीन में एक विकास देखने को मिलता है। ठीक है, सोसाइटी में भी एंड वहाँ पर इकोनॉमी में भी। चीन में अर्थव्यवस्था में कृषि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। यहाँ पर गेहूँ, मक्का तथा सोया भी उगाए जाते हैं। प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मतलब कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो चीन में काफ़ी टेक्नोलॉजी, काफ़ी प्रौद्योगिकी हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ है जो कि स्मार्टफोन बनाती है। ठीक है, इसके अलावा एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें भी चीन में अब बढ़ रही है, तथा आने वाले समय में ये जो तकनीकें हैं ये और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी चीन में, ये माना जा रहा है। ठीक है, चीन में हमको अर्थव्यवस्था पर हालांकि सरकारी नियंत्रण देखने को मिलता है, क्योंकि चीन एक समाजवादी देश है जो कि समाजवाद की विचारधारा को मानता है, एंड समाजवाद ये कहता है कि जितने भी संसाधन हैं उन सब पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो वही हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में जो भी क्षेत्र है, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन सब पर सरकार का नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। सरकारी नीतियाँ तथा योजनाएं वहाँ पर लागू होती रहती है। ऐसे सरकारी नीतियाँ वहाँ पर बनाई जाती है जिससे गरीब वर्ग के जो लोग हैं, कम आय वाले जो लोग हैं, उनका विकास हो सके। ठीक है,
उनको और भी ज़्यादा सक्षम बनाया जा सके, ताकि वो गरीब वर्ग से मध्य वर्ग में आ जाए। इसी कारण वहाँ पर मध्य वर्गीय लोगों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि अब वहाँ पर गरीब लोग काफ़ी कम बचे हैं। जो गरीब लोग थे वो मध्य वर्ग की श्रेणी में आने लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारी नीतियाँ इतनी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है। चीनी सरकार ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां बनाकर। ठीक है। वहाँ पर हमको जो कंपनीज़ है जो कि उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, वो भी गवर्नमेंट कंपनीज, सरकारी कंपनियां देखने को मिलती है, जिससे सरकार ने उत्पादन के क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमा लिया है। ठीक है। अगर हम निवेश तथा बुनियादी ढांचे की बात करें, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो चाइना ने अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, जैसे सड़क, पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, इन सब का निर्माण करवाया है तथा इनके विकास में लगातार कार्य किया है। ठीक है। निवेश किया है। इन विशेषताओं के कारण ही चीन विश्व की सबसे बड़ी तथा सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। ठीक है। तो ये कुछ आर्थिक विशेषताएं थी, अर्थव्यवस्था से संबंधित विशेषताएं थी चीन की। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्य की प्रकृति। चीन का जो राज्य है उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी है। तो अगर हम संक्षेप में बात करें चीन राज्य की, तो चीन राज्य का स्वभाव या इसकी प्रकृति हमको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक तत्वों पर आधारित देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पर एकल पार्टी शासन प्रणाली है, जहाँ पर एक ही पार्टी है जो कि डोमिनेटेड है। ठीक है। प्रभावशाली है, जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। ये सबसे शक्तिशाली पार्टी है वहाँ पर, इसलिए चीन को एक दलीय प्रणाली पर आधारित देश कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमको समाजवाद के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। सरकार भी प्रतिदिन समाजवादी योजनाएं लेकर आती है। ठीक है। यहाँ पर हमको नियंत्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया है, अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ा है, जिससे चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गई है और भी ज़्यादा तेज़ी से विकसित होने लग गई है। ठीक है। चीन में राज्य का नियंत्रण आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर काफ़ी मजबूती से देखने को मिलता है। ठीक है। चीन में जितने भी संसाधन हैं तथा जो आर्थिक संसाधन है या सामाजिक जीवन है, उन सब पर चीन में राज्य का नियंत्रण देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी विचारधारा का पालन किया जाता है। एंड समाजवाद यही कहता है कि जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो उत्पादन के संसाधन हो या दैनिक प्रयोग के लिए कोई भी संसाधन हो, उन सारे संसाधनों पर जो सरकार है उसका नियंत्रण होगा। एंड सरकार जो है वो उन संसाधनों को समान रूप से वितरित करेगी लोगों में, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब या अमीर ना रहे। ठीक है। हर व्यक्ति इक्वल रहे, आर्थिक रूप से सक्षम रहे। तो इसी वजह से चीन में हमको नियंत्रण देखने को मिलता है राज्य का। ठीक है। जो भी संसाधन है उन सब पर राज्य का नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। चीन की अगर हम राज्य संरचना की बात करें तो ये केंद्रीकृत प्रणाली है। ठीक है। जहाँ पर केंद्र में हमको राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति जो है ये राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है। एंड जो भी मुख्य निर्णय है वो राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। चीन में राजनीतिक अधिकार तथा स्वतंत्रता सीमित रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंसरशिप देखने को मिलती है, तो इसलिए स्वतंत्रता कम है। राजनीतिक अधिकार भी यहाँ पर कम है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक दलीय प्रणाली है, एक ही दल यहाँ पर निर्मित हुआ है। ठीक है। एंड उसी दल के पास सारी शक्तियाँ होती है और कोई व्यक्ति अपना खुद का दल वहाँ पर नहीं बना सकता, तो इसलिए वहाँ पर हमको लिमिटेड यानी कि सीमित राजनीतिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक है। चीन में हमको विपक्षी दल भी देखने को नहीं मिलते। ठीक है। क्योंकि चीन में एक ही पार्टी है, तो वही पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक ही पार्टी होगी तो लोगों के सामने विकल्प ही नहीं होगा, वो चुनाव के दौरान किसी और पार्टी को चूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड इसी तरीके से वहाँ पर हमको विपक्ष का ना होना देखने को मिलता है। ठीक है। वहाँ पर विपक्ष का अभाव है, विपक्षी दल नहीं है,
क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है, एक ही दल है जो कि हमेशा जीतता है और कोई दल नहीं है जो कि हारे या फिर विपक्ष के रूप में कार्य करे। ठीक है, तो इस प्रकार हमको वहाँ पर विपक्ष का अभाव देखने को मिलता है। एंड वहाँ पर कोई नहीं है जो कि सार्वजनिक विरोध को आगे बढ़ा सके। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि सरकार का विरोध कर सके गलत नीतियों के लिए। इस तरीके से वहाँ पर हमको स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार तथा सार्वजनिक विरोध करने की शक्ति का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चीन में राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, सरकार का नियंत्रण होता है हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, चीन ने वैश्विक शक्ति के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त की है तथा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड चीन जो है उसने अपने आंतरिक राजनीतिक तथा सामाजिक स्वभाव में सत्ता की केंद्रीकरण तथा नियंत्रण की भावना को आगे बढ़ाते हुए भी निरंतर कार्य किया है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं चीन में पार्टी सिस्टम यानी कि दलीय व्यवस्था तथा चुनावी व्यवस्था। तो अगर हम चीन में दलीय व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर हमको सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि सत्ता में, राजनीति में केवल एक ही दल होगा जो कि हिस्सा लेगा हर चुनाव में। ठीक है, एंड वही दल जीतेगा, सारी शक्तियाँ उसी दल के पास होगी। तो वो एक दलीय प्रणाली हमको चीन में देखने को मिलती है। चीन में ये जो दल है जो कि हमेशा शक्तिशाली रहता है, हमेशा चुनाव जीतता है, वो है चीन कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, ये जो पार्टी है ये चीनी राजनीति का केंद्र बिंदु है तथा पार्टी के नेताओं के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। पार्टी की नीतियाँ तथा दिशाएं सभी सरकारी कार्यों व निर्णयों को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चीन कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके पास उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। यही पार्टी हमेशा राजनीति में नेतृत्व करती है। राजनीतिक स्तर पर यही पार्टी सारे उच्चतम निर्णय लेती है। इस पार्टी का जो महासचिव है वो वर्तमान में शी जिनपिंग है जो कि सर्वोच्च नेता होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में इस पार्टी के जो महासचिव है वो शी जिनपिंग है जो कि वहाँ पर सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करते हैं तथा सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है चीन में, इसकी प्रमुख नीतियाँ तथा योजनाएं राष्ट्रीय विकास व समृद्धि के लिए निर्धारित की जाती है जो कि पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर होती है। अगर हम वहाँ पर चुनावी व्यवस्था की बात करें तो चीन में चुनाव होते हैं लेकिन ये लोकतांत्रिक नहीं होते जैसे अन्य देशों में होते हैं, पश्चिमी देशों में होते हैं। ठीक है, चीन में हमको चुनाव तो देखने को मिलते हैं लेकिन वो नाम मात्र होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही दल है एंड लोकतंत्र कहता है कि एक से ज़्यादा दल होने चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा दल होंगे तभी लोगों के पास विकल्प होगा कि वो एक दल को छोड़कर दूसरे दल को चुन पाए। ठीक है, तथा सरकार बदल पाए। लेकिन वहाँ पर अगर एक ही दल है तो लोगों के पास विकल्प ही नहीं है, तो लोगों को मजबूरी में एक ही दल को वोट देना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर जो वोट होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो नाम मात्र होते हैं। ठीक है, चीन में प्रमुख पदों के लिए चुनाव आमतौर पर सीमित होते हैं तथा इनका नियंत्रण पार्टी के हाथों में ही रहता है। स्थानीय चुनाव की अगर हम बात करें तो चीन में स्थानीय स्तर पर भी चुनाव होते हैं, जैसे गांव, काउंटियों तथा नगर निगमों में चुनाव देखने को मिलते हैं। लेकिन इन चुनावों में उम्मीदवारों की सूची चीन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा तय की जाती है। मतलब कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही तय करती है कि स्थानीय चुनावों में कौन व्यक्ति, कौन लोग भाग लेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि कांग्रेस के जो चुनाव होते हैं, वो वास्तविक चुनाव प्रक्रिया में लोकतांत्रिक नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उन चुनावों में भी पार्टी का नियंत्रण होता है। तो वो चुनाव जो किसी के नियंत्रण में रहकर हो, वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माने जाते। इसी कारण वहाँ पर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि कांग्रेस के लिए चुनाव होते हैं, वो भी वास्तव में पार्टी के नियंत्रण के जरिए करवाए जाते हैं। उनमें भी कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण होता है एंड इसलिए वो भी लोकतांत्रिक नहीं माने जाते। ठीक है, एनपीसी के प्रतिनिधि भी आमतौर पर पार्टी के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। प्रतिनिधित्व की बात करें तो चीन में प्रतिनिधियों का चयन आमतौर पर पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। नेशनल पार्टी कांग्रेस या फिर नेशनल
पीपल्स कांग्रेस की अगर हम बात करें, अगर हम प्रतिनिधियों की बात करें, प्रतिनिधित्व की बात करें, तो चीन में जो भी प्रतिनिधि होते हैं जो कि चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उन सभी प्रतिनिधियों का चयन आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि कौन सा व्यक्ति स्थानीय चुनाव में भाग लेगा तथा कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर जो भी प्रतिनिधि होते हैं जो कि चुनाव में हिस्सा लेंगे, उन प्रतिनिधियों का चुनाव भी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चीन की चुनावी प्रक्रिया तथा पार्टी प्रणाली को लोकतांत्रिक केंद्रीयता कहा जाता है, जिसमें पार्टी के भीतर बहस तथा विचार विमर्श होता है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही लिया जाता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पार्टी उस पर बहस करती है, विचार विमर्श करती है, एंड अंतिम जो निर्णय लिया जाता है वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही लिया जाता है। इसी को लोकतांत्रिक केंद्रीयता वहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, जो कि वहाँ पर देखने को मिलती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सत्ता को केंद्रित करना तथा पार्टी के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होता है, जिससे सरकार की स्थिरता बनाई जा सके। आइए अब हम देखते हैं चीन में एकात्मक प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली यानी कि यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, तो चीन का जो राजनीतिक ढांचा है ये एक यूनिटरी सिस्टम पर आधारित है। चीन में हमको एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि देश जो है उसकी संप्रभुता तथा शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, चीन में हमको क्या देखने को मिलता है? चीन में हमको देखने को मिलता है कि देश की जो भी संप्रभुता होगी, शक्ति होगी, वो सारी केंद्र सरकार के पास होगी, क्योंकि वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ही होती है। चीन में भी हमको सारी शक्तियाँ केंद्र के पास देखने को मिलती है। राज्य तथा प्रांतीय सरकारें जो है केंद्र के आदेशों का ही पालन करती है तथा राज्य सरकार के पास शक्तियाँ नहीं होती। राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार के पास जो शक्तियाँ होती है वो सीमित होती हैं। इसके अलावा चीन में हमको केंद्र सरकार की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। स्थानीय सरकारें केवल केंद्र की नीतियों को लागू करती है। जो भी स्थानीय स्तर पर कानून बनाया जाएगा, नियम तय किया जाएगा, नीति बनाई जाएगी, वो सब कुछ केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार स्वतंत्र रूप से वहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, जैसे इंडिया में होता है। ठीक है, इस तरीके से चीन में हमको एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, जहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं तथा स्थानीय सरकार व राज्य सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो खुद स्वतंत्र रूप से कोई भी कानून बना सके या निर्णय ले सके। चीन के प्रशासन का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रांतों तथा क्षेत्रों में चुने हुए नेताओं को केंद्र सरकार के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है तथा इन्हें किसी भी समय पर बदलने का अधिकार होता है। ठीक है, चीन की जो सरकार है उसके पास अधिकार है, केंद्र सरकार के पास वहाँ पर यह अधिकार होता है कि वो कभी भी प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार को या राज्य की सरकार को कभी भी बदल सकती है जब भी उसका मन करे। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में तो इलेक्शन करवाए जाते हैं, राज्य की जो सरकार होती है उसके लिए अलग इलेक्शन होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के लिए अलग इलेक्शन होते हैं, केंद्र सरकार के लिए अलग होते हैं, प्रांतीय सरकार के लिए अलग इलेक्शन होते हैं। लेकिन वहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो जब मन करे तब राज्य सरकार को तथा स्थानीय सरकारों को बदल सकती है। ठीक है, वहाँ पर हमको एक पार्टी शासन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड स्थानीय स्तर पर हमको सीमित स्वायत्ता देखने को मिलती है। ठीक है, चीन में कुछ क्षेत्रीय स्वायत्ता है, मतलब कि कुछ क्षेत्र चीन में ऐसे हैं जहाँ पर जो सरकार है उनके पास थोड़ी शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि केंद्र सरकार से कम है, लेकिन उनके पास कुछ हद तक स्वतंत्रता है, जैसे तिब्बत तथा शिनजियांग में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ क्षेत्र ऐसे हैं चीन में जिनमें हमको ऑटोनॉमी, स्वायत्ता देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य केवल स्थानीय प्रशासन की सुविधा है तथा इनकी स्वायत्ता काफ़ी सीमित होती है। चीन में जो एकात्मक प्रणाली है, इस प्रणाली में स्थानीय सरकारों की भूमिका केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने तक ही सीमित रहती है।
ठीक है। स्थानीय सरकार और कुछ कार्य वहाँ पर नहीं कर सकती। स्थानीय सरकार का एक ही कार्य है कि वो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को अपने क्षेत्र में लागू करें। ठीक है। सो यहीं पर हमारी 5th यूनिट भी कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।